दोस्तों, आज की कहानी है बच्चों से रिश्ता तोड़कर कैसी माँ है तू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। को साई नाश्ते की तैयारी कर लेना, नरेश भैया आने वाले शाम तक। आज रात वो रुकेंगे यहाँ, तो रात के खाने की तैयारी भी कहते हुए फिर अपने कमरे में चली गई। महेश्वरी जी आंगन में कितने दिनों बाद उनको आवाज गूंजी थी, लगभग 6 महीने बाद। इतने दिनों तक चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती पति हरदयाल जी की मृत्यु के बाद उस पीड़ा से निकल ही नहीं पाई, शायद कहे तो निकला ही नहीं। शादी थी, अपने आप को वीर के दर्द के हवाले कर दिया था। दिन में सिर्फ 2 बार अब कमरे से बाहर निकले, दोनों वक्त के खाने के समय, वो भी बेटी बहू के बहुत मनुआर के बाद। सास के सब सुन मालिनी के आंखों में आंसू आ गए। 6 महीने पहले घर का आंगन अम्मा बाबूजी के आवाज से गुलजार रहता, उनकी तीखी नोक झोंक, उनका प्यार इस आंगन को जीवन बनाते थे। आशीष के ऑफिस जाने के बाद मालिनी और सास ससुर के साथ बैठ लूडो पत्ते क्या क्या नहीं खेलती, और साथ में चाय का 2-3 दौड़ तो हो ही जाता। साथ में राधा रानी भी होते, मोहल्ले की और घरों का काम निपटा कर दिन भर खिलखिलाती रहती। अम्मा बाबूजी के इर्द गिर्द वहाँ उसके हाथ के चाय का कोई जवाब नहीं होता। आशीष के जाने के बाद सब इस इंतजार में रहते कि कब राधा आए और कब उसके हाथ की चाय मिले। राधा रानी भी इतराते हुए पहुंचती और काम में लग जाती। जब तक उनके पास उनके विशेष चाय की फरमाइश नहीं जाती तब तक क्या मजाल की चाय की पतीली चूल्हे पर चढ़ा दे। उन दिनों को वह मालिनी की आंखों से आंसू बस चले। अब पूरे आंगन में सिर्फ वही रहती। राधा आती और बस बेचारी का भी मन नहीं लगता तो कम निपटा कर अपने घर चली जाती। ये आंगन कैसा वीरान हो गया, जैसे बाबूजी के जाने का शौक मना रहा हो। भाभी बैठो तो यहाँ हम चाय लेकर आवते और इक्का ऐसे रोवत हो। अम्मा के कुछ वक्त लगे ना भाभी, और देखो आज कितने दिनों बाद वो निकली ना कमरे से बाहर। सब ठीक हुए भाभी उसका हाथ पकड़ आंगन से लगे बरामदे में रखी कुर्सी पर बिठा दिया। उस बच्ची की आवाज ने जाने क्या तसल्ली दी। मालिनी को शांत होकर बैठ गई। कुछ देर बाद चाय का कप लेकर राधा हाजिर हो गई। दोनों चाय पीने लगे। मालिनी की आंखों से आंसू बरस चले। आज जाने क्यों फिर बाबूजी की याद बहुत आ रही थी। यही वो जगह था जब घंटों सब एक साथ बैठते, यहाँ तक खाने पीने की सुध नहीं होती। चाय पीकर मालिनी राधा के साथ मामा जी के आने की तैयारी देखने लगी। पहले जब मामा जी आते तो अम्मा जी दिन भर दौड़ती रहती और राधा और उसे भी दौड़ाती। मेहमान खाने की खिड़कियों पर सफेद और पर्दा चढ़ा दिया जाता। बिस्तर पर सफेद या हल्के रंग के चादर, कुर्सियां और टेबल, सब पर सफेद कवर। तो तांबे के गिलास और जग में पानी पीते उन्हें नमूदी और आमसुर डाल राधा से तब घिसवाती जब तक बर्तन तांबे का असली रंग नहीं पा लेते। भले उसके लिए राधा रानी के रूप और गुण की तारीफ करते करते अम्मा जी के मुंह थक ना जाए। मामा जी पसंद के अनुसार उस कमरे को तैयार कर सहन लेती थी। अम्मा जी आज वही बातें याद कर मामा जी के लिए कमरा तैयार कर दिया। सब कुछ करने के बाद नाश्ते की तैयारी और रात के खाने की तैयारी कर निश्चित होकर बैठी तो देखो माँ मेहमान खाने की तरफ गई। कमरा खोला, एक बार सब देख रही थी कि मालिनी उनके पास पहुंची और बोली,
माँ देखिए तो सब ठीक है, यहाँ कोई कमी रह गई पता नहीं, मैं आपके जैसा कर पाई कि नहीं। नहीं मालिनी, सब ठीक है, नाश्ते की तैयारी कर लेना, बादाम का शरबत जरूर बना लेना। और देखो ना, ऐसी को सर्विस नहीं कराया, इस कमरे का चलेगा ना, गर्मी बहुत है माँ, मैंने ऐसी की सर्विसिंग कर दी है, चलेगा, मैंने देख लिया है। अच्छा किया, कहते हुए हल्की सी मुस्काई, जैसे उतना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था, और अपने कमरे में जाने लगी। माली ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ प्लीज बैठिए ना, या आंगन में अभी मामा जी आते होंगे, आशीष भी ऑफिस से चल चुके हैं, वो भी आ रहे। कहते कहते मालिनी की आंखों के कोर भीग गए। मालिनी जी नहीं करता, तुम लोग बैठो, यहाँ बैठती हूँ तो लगता है कलेजा कट जाएगा। देखो ना, वही तो वो जगह जहाँ ये अक्सर बैठते थे, अब उधर देखती हूँ लग जाए जी नहीं पाऊंगी। उस टेबल पर, उस कुर्सी पर उनकी परछाई देखती है, बस ईश्वर के इस कठोर आघात को सहन नहीं पा रही हूँ। मैं कैसी पापी थी मालिनी की, ये मुझे छोड़ गए और मेरे प्राण भी नहीं निकले। देवी बिलक पड़ी। महेश्वर जी, जी हाँ मैं जी, तू पापी नहीं है, पहले पाप किया हुआ नहीं, अब जरूर कर रही है। सामने खड़े नरेश जी ने कहा, वो कुछ देर पहले आ चुकी थी आंगन में और सास बहू की बातें सुन रहे थे। उनकी आवाज सुन महेश्वरी जी उनकी शरणों में गिर गई। मैसी, ये भाई तब बुलाते हैं जब बहुत प्यार जताना होता है, किसी बात पर गुस्सा होते। बहन को आशीष वसंत को उठाया और बोल पड़े, अनिरुद्ध जी चले गए, दुख सभी को है, ये क्या रूप बना लिया है तुमने, चेहरा कितना पीला पड़ गया है। एक इंसान के चले जाने से दुनिया रुक तो नहीं जाती। मैसी कहते हुए बैठ खाने में पहुंचे, बहन को अपने पास बिठा लिया और फिर बोल पड़े, आशीष भी आ पहुंचा मामा जी के शरण से, और वो भी उनके हाथ सो हो ली। तू बता, अम्मा और बाबूजी के जाने के बाद मैं भी वेरक्या ले लेता, तेरी तरह तो मेरा और कमला का क्या होता। तब मैंने हिम्मत दिखाई थी, आज इन बच्चों के लिए मुझे हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए क्या। हर रोज मालिनी और आशीष तुम्हारी फ्रीक में मुझे फोन करते, मैंने शुरू में इनसे कहा भी दर्द अभी ताज़ा है उसी समय तो, लेकिन तुमने तो दर्द से रिश्ता बना लिया इन बच्चों से। रिश्ता तोड़कर कैसी माँ है तुम। महेशी, मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हारे ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार रवैये से। और जरा तुम मुझे बताओ, क्या अनुरोध जी को ये सब अच्छा लगता होगा? और अगर वो कहीं से तुम्हें देख रहेंगे, वो तुम्हें और बच्चों की खुशी देने के लिए क्या क्या नहीं कर गुजरते थे। मुझे पता है महेशी, एक बार माँ बनकर बच्चों को देख तो सही, ये रोज रोते हैं तेरे लिए। महेश्वरी जी देखा तो बेटा और बहू की आंखों से संचित्र धारा बह रही थी। आशीष तो ऐसे रो रहा था जैसे बचपन में जब कभी स्कूल जाना होता था, और नन्हा आशीष माँ की गोद में छिपका रोते हुए माँ के मुख को निहारता। आज आशीष माँ को उसी नजर से निहार रहा, उसकी व्याकुल नजरें माँ से गुजारा लगा रही थी कि माँ लौट आओ, वेदना और दर्द के संचार से हमारे पास। तभी नरेश जी फिर बोल पड़े, और जानती है महेशी, कितने दिनों से बहू का फोन आ रहा था मेरे पास, ताकि मैं यहाँ और तुझे इस तरह के दल से बाहर निकालूं। भाई की बातें सुन महेश्वरी जी बिल पड़ी। बच्चों को देखा तो लगा कि यहाँ सचमुच वो पाप कर रही थी। अनुराग जी के जाने के बाद आगे बढ़कर उन्हें सब कुछ संभालना चाहिए था, लेकिन वो स्वार्थी हो गई थी। वो भूल गई कि एक बेटा ना अपने पिता को और बहू ने ससुर जी को खोया था, साथ में उनसे दूर होकर वो भी तो उन्हें दर्द दे रही थी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने दर्द को अपना जीवन बना बैठी, अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं रखा, मुझे माफ कर दीजिए ना। हाथ जोड़ भाई के सामने बिलख पड़ी। माफी नहीं मांगो, बच्चों को अपनी आंचल में समेट लो महेशी, बस मेरे लिए वही
बहुते दुनिया में ऐसा परिवार और ऐसे बच्चे मिलते कहाँ हैं। पगली, आजकल के बच्चे तो माँ बाप से पीछा छुड़ाना चाहते। भाई की बात सुन महेशी जी ने अपना हाथ खोल दिया बच्चों की तरफ। बहू और बेटे आकर माँ के गले लग गए। उनके गले लगती माँ के सीने में सुकून मिला। जो दर्द था जो नासुर बनने लगा था, उस पर जैसे किसी ने शीतल मरहम लगा दिया था। दोनों को अपने पास बिठा लिया। महेशी ने लगा जैसे शरीर की खोई ताकत वापस आ गई। अब सब कुछ ठीक था, बस एक सिवा राधा रानी जो बादाम का शरबत लिए कोने में मुंह फुलाकर खड़ी थी। आजा राधा, तू क्यों वहाँ खड़ी है, रख दे शरबत मेज। प्रश्नेश जी ने कहा तो शरबत का ट्रे मेज पर रखते हुए तुनक कर बोली, मामा जी हमारा जिंदगी का क्या जो नारक बनाई। अम्मा क्या बताए, ना हमारे साई की फरमाइश, ना कोई मक्खनबाजी, ना हमारी सुंदरता और ना गुण का बखान। और तो और इनकी वजह से हमें अपनी सौतेली अम्मा के साथ दिन भर रही पड़ता रहा। वो अलग सबसे ज्यादा परेशान ताई हमके करी, हमसे हमारा अम्मा छीन लिए रही। कहते हुए राधा ऐसा रोई कि कमरे में बैठा सब रो पड़ा। महेश जी ने खींचकर उसे सीने से लगा लिया। शशि तो कह रही थी, जब सौतेली माँ से पीट कर आती तो उन्हीं के असल ताले माँ का प्यार पाकर खिल उठते और वो खुद ही कहती, जाने दे उस चुड़ैल को, हमें ना तेरी अम्मा। उस वादे को भी भुला दिया जो इस नीरव बच्ची को दिया था। अच्छा मेरी राधा रानी, ये बता अम्मा के बिना तेरी नाक थोड़ी टेढ़ी नहीं हो गई? देख तो और रंग और काला। आशीष ने छेड़ते हुए राधा से कहा तो राधा रानी गुस्से से उछल पड़ी, अम्मा देख लो भैया को, अगली बार से हम इनके राखी ना बंधिए तो तुम गुस्सा मत करना। अरे ना रे, तू तो पहले से ज्यादा सुंदर हो गई लाडू। कहते हुए महेशी खिलखिला कर पड़ी और सभी लोग भी। अब हर रोज घर के आंगन में वही बैठकी होने लगी, वही लूडो, वही पत्ते और फिर वही राधा रानी की साय और उनके नखरे। वो आंगन फिर से जीवित हो